बीएससी पार्ट फर्स्ट के सब्जेक्ट बॉटनी की आज की इस क्लास में उपस्थित सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आप ये क्लास गायत्री कॉलेज सांचौर की यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल, जीवाणु कोशिकाओं की संरचना किस प्रकार की होती है, इसके संदर्भ में। आज के इस पहले भाग में हम संरचना के तौर पर पढ़ेंगे इसमें पाए जाने वाले आवरण और कोशिका की सामान्य संरचना किस प्रकार से होती है। इससे पहले बैक्टीरिया से संबंधित 3 वीडियो इस YouTube चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, जिसके अंतर्गत उसमें उसका आकार, स्वभाव, आवाज़, क्लासिफिकेशन और सामान्य गुणों का विश्लेषण किया गया था। तो आज हम इस क्लास के माध्यम से इसकी संरचना को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। बैक्टीरिया की कोशिका एक प्रारूपिक प्रोकैरियोटिक कोशिका के रूप में जानी जाती है। जैसा कि हमें पता है कि कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है, एक होती है यूकैरियोटिक प्रकार की और दूसरी होती है प्रोकैरियोटिक प्रकार की। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के तौर पर इसको जाना जाता है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं वो एक प्रारूपिक जीवाणु कोशिकाओं को निरूपित करता हुआ डायग्राम है। अधिकांश जीवाणु कोशिकाओं की संरचना इस प्रकार से पाई जाती है। जब हम इस कोशिका का सामान्य विश्लेषण करें तो सबसे बाह्य भाग पर कैप्सूल वॉल पाई जाती है। क्या पाई जाएगी? कैप्सूल वॉल या कैप्सूल भित्ति होती है। इस कैप्सूल भित्ति के आंतरिक भाग की ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। इसके बाहर की ओर कैप्सूल वॉल है। कैप्सूल वॉल की बाहर की ओर पाई जाने वाली इस संरचना को हम स्लाइम लेयर कहते हैं। इसको हम स्लाइम लेयर भी कह सकते हैं और कैप्सूल भी कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जीवाणु कोशिका वॉल, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और स्लाइम लेयर के द्वारा ढकी हुई होती है। प्लाज्मा मेंबर से आंतरिक भाग की ओर कुछ ऊर्ध्वाधर और अतिवर्तियाँ विकसित होती है। इन संरचनाओं को मीजोसोम कहते हैं। मीजोसोम कहेंगे। मीजोसोम माइटोकॉन्ड्रिया का प्रारंभिक रूप है, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के समान कार्य करते हुए कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। इसमें एक अल्प विकसित केंद्रकीय संरचना पाई जाती है। अल्प विकसित का मतलब होता है पूर्ण रूप से विकसित नहीं। तो अल्प विकसित इस केंद्रकीय संरचना को नाम देते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड या केंद्रिक आप कहेंगे। इस कोशिका में राइबोसोम पाए जाते हैं, जो कि 70S प्रकार के हैं। कितने एस प्रकार के? 70S प्रकार के राइबोसोम। राइबोसोम कभी कभी आपस में जुट करके एक मल्टी स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, जिसको हम नाम देते हैं पॉली राइबोसोम। इस कोशिका के जीवद्रव्य में पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड के कई कणिकीय संरचना इसके अंदर विद्यमान होती है। इसके अतिरिक्त ये एक मुख्य कोशिकांग हुए। इन कोशिकाओं के अतिरिक्त जीवद्रव्य में कोई विशेष प्रकार के कोशिकांग जैसी कोई संरचना नहीं पाई जाती, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है अथवा
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी का है, इत्यादि प्रकार की संरचना। इस कोशिका झिल्ली से उसमें उपस्थित बेसल ग्रेन्यूल से, ये इसका बेसल ग्रेन्यूल से है, और इस बेसल ग्रेन्यूल से दो प्रकार की संरचना निकलती है। एक जो पतली संरचना होती है उसको पिल्ली कहते हैं, पिल्ली, या इसको नाम देता है लिंग रूम, जो कि कॉन्जुगेशन के समय काम आती है। तो ये जो बेसल ग्रेन्यूल से जो पिल्ली का बना होता है उसको हम पिल्ली बेसल ग्रेन्यूल से आधारित कणिका कहते हैं। इस पर फ्लैजिला भी प्रेजेंट होती है, जिसके कारण कोशिकाएं गमनशील होती है। जिन कोशिकाओं में फ्लैजिला पाई जाती है वो ट्राइकस सेल कहलाती है या फ्लैजिलेट सेल कहलाती है। जिसमें फ्लैजिला नहीं पाई जाती वो एट्राइकस कहलाती है। तो इस प्रकार की एक सामान्य प्रकार की जीवाणु कोशिका को निरूपित करता हुआ ये डायग्राम है। अब हम इस जीवाणु कोशिका की एक एक संरचना को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। जैसे हम इसके वॉल को पढ़ेंगे, हम स्लाइम लेयर को पढ़ेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस प्रकार की होती है उसको पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे इसमें प्लास्टिड जैसी कुछ संरचना नहीं पाई जाती, पिगमेंट नहीं पाए जाते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, उसके कारण वो स्वपोषी होते हैं। तो प्रारंभ करते हैं इस जीवाणु कोशिका की सबसे बाह्य लेयर स्लाइम लेयर को। जीवाणु कोशिका कुल 3 प्रकार की परतों के द्वारा आवरणित रहती है, और वो कौन कौन सी होती है? स्लाइम लेयर होती है, कैप्सूल वॉल या सेल वॉल होगी, और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्लाइम लेयर कैसी होती है, किसको स्लाइम लेयर कहते हैं। स्लाइम लेयर मुख्य रूप से एक जिलेटिनी पदार्थ है, जो कि इसके जीवद्रव्यों द्वारा स्रावित पॉलीसैकेराइड्स, लेवेन या अमीनो अम्ल से निर्मित पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला युक्त होता है। ये किससे निर्मित होता है? पॉलीसैकेराइड से, लेवेन से या फिर पॉलीपेप्टाइड से। और ये तीनों घटक किसके द्वारा स्थित होते हैं? इस कोशिका में पाए जाने वाले जीवद्रव्य के द्वारा। अब ये जिलेटिनी परत 2 प्रकार की होती है। यदि वो विस्कसी प्रकार होती है तब हम उसको स्लाइम लेयर या फिर अवपंक परत कहते हैं। कैसी होगी वो? विस्कसी होगी। और यदि उसमें किसी दृढ़ कणिकाओं की उपस्थिति के कारण ये संरचना दृढ़ हो जाती है, रिजिड हो जाती है, कठोर हो जाती है, तो हम इसी परत को नाम देते हैं संपुटिका या कैप्सूल। जब कभी भी कैप्सूल प्रेजेंट होता है उस स्थिति में फ्लैजिला नहीं पाए जाने के कारण कोशिकाएं एट्राइकस प्रकार की होती है। तो इस जीवाणु कोशिका के चारों ओर पाई जाने वाली संरचना को हम या तो अवपंक परत कहेंगे, स्लाइम लेयर कहते हैं, या फिर कैप्सूल और संपुटिका के नाम से जाना जाता है। जब संपुटिका होगी इसका मतलब दृढ़ आवरण होगा, जब जिलेटिनी पदार्थ होगा तो वो विस्कसी प्रकार का होगा। इस प्रकार की स्लाइम लेयर इस जीवाणु कोशिका में क्या कार्य करती, क्यों पाई जाती है? तो नंबर 1, स्लाइम लेयर या कैप्सूल जीवाणु को प्रतिरक्षियों से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। प्रतिरक्षी या एंटीबायोटिक किसको कहते हैं? एंटीबायोटिक किसको कहेंगे? एंटी का मतलब होता है इसके विरुद्ध बायोटिक। बायोटिक घटक, जैव घटक, जैसे जीवाणु के प्रति सुरक्षा प्रदान करने वाली या उसके विरुद्ध कार्य करने वाली संरचना। इस प्रकार के रसायन इस जीवाणु कोशिका पर आक्रमण करते हैं और सबसे पहले इसकी सबसे बाह्य आवरण, जिसको हम भित्ति कहते हैं, कैप्सूल वॉल कहते हैं, को विघटित करने का कार्य करता है। कैप्सूल वॉल ही जब विघटित हो जाती है तो पूरी जीवाणु कोशिका नष्ट होने की स्थिति में आ जाती है। इसलिए उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, वॉल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, बैक्टीरिया को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसके चारों ओर ये स्लाइम लेयर या कैप्सूल पाया जाता है। दूसरा, इस कोशिकाओं से होने वाली जल हानि, कोशिका से लगातार जल की हानि होती रहती है, तो इस क्रिया को हम नाम देते हैं
निर्जलीकरण। निर्जलीकरण के फलस्वरूप क्या होगा? कोशिका से जल की कमी हो जाएगी, जल का ह्रास हो जाएगा। फलस्वरूप जल के अभाव में कोशिका नष्ट होना प्रारंभ हो जाती है। इसीलिए उस जल की हानि को रोकना अत्यधिक आवश्यक होता है। यही कार्य जीवाणु कोशिका में ये स्लाइम लेयर या कैप्सूल करती है। इस प्रकार से स्लाइम लेयर का पाया जाना जीवाणु कोशिका के लिए महत्वपूर्ण होता है, जिससे ये आसानी से जीवित रह सके। सुरक्षात्मक परत के रूप में जो सेकेंड परत पाई जाती है, द्वितीय परत पाई जाती है, उस द्वितीय परत को नाम देते हैं सेल वॉल, या हम उसको कहते हैं कोशिका भित्ति। जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाली कोशिका भित्ति पतली होती है, लेकिन दृढ़ और प्रबल होने के कारण कोशिका को सुरक्षा देने के साथ साथ एक निश्चित आकार प्रदान करने का कार्य करती है। पतली इतनी होती है कि इसकी मोटाई लगभग 50 से लगा करके 100 एंगस्ट्रॉम, 50 से लगा करके 100 एंगस्ट्रॉम तक मोटी होती है। जैसा कि हमने पादप कोशिका में देखा था कि पादप कोशिका में विभिन्न कार्बोहाइड्रेट कणिका जो सेलुलोज या हेमीसेलुलोज जुड़ती है या डिपोजिशन होता है, वो एक तंतुमय प्रकार का होता है। लेकिन इस जीवाणु कोशिका में ये कोशिका भित्ति तंतुमय नहीं होकर के किस प्रकार की होती है? कणिकामय स्ट्रक्चर पाई जाती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, जिसको हम फंगल सेलुलोज कहते हैं, या फिर सेलुलोज की निर्मित होती है। जीवाणु कोशिका में पाई जाने वाली कोशिका भित्ति उस सेलुलोज से अलग होती है या सेलुलोज से बनी हुई नहीं होती। ये जिस संरचना से बनी हुई होती है, इसको हम पेप्टिडोग्लाइकन या फिर म्यूकोपेप्टाइड नाम देते हैं। तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूकोपेप्टाइड की। ये म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकन बना किसका होता है? तो इसमें मुख्य रूप से 2 प्रकार के घटक पाए जाते हैं जो कि अमीनो अम्ल युक्त हैं। उसको नाम देते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसेमिन, और दूसरा कौन सा है? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। इस पॉलीपेप्टिडोग्लाइकन में कितने भाग है? 2 नाइट्रोजनी तत्व युक्त है, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमिन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। एन एसिटाइल ग्लूकोसेमिन को नाम देते हैं NAG शॉर्ट फॉर्म, और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड को नाम देते हैं NAM। तो इन दोनों के अतिरिक्त 4 से 5 प्रकार के एमिनो एसिड और लिपिड से मिलकर के एक कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, उसी को हम म्यूकोपेप्टाइड के नाम से जानते हैं। तो इस बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में कितने घटक हुए? NAG, NAM, एमिनो एसिड एंड लिपिड। ये पांचों संरचनाएं मिलकर के कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। कोशिका भित्ति की संरचना के आधार पर बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ग्राम पॉजिटिव होता है, ग्राम नेगेटिव होते हैं। इनको हम ग्राम पॉजिटिव क्यों कहते हैं या किसके आधार पर कहते हैं, या ग्राम नेगेटिव किसके आधार पर करते हैं, इसको हम ग्राम अभिरंजन विधि के माध्यम से उसको समझेंगे। कौन सी क्लास में? इससे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, पॉजिटिव बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया में 80% लिपिड की मात्रा होती है। कितनी होगी? 80%। जबकि नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे उसमें केवल और केवल कितनी होगी? 12%। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी है जैसे एसिटोबैक्टर जाइलिनम, एसिटोबैक्टर वेंटिकुलाई एंड जाइमोसासिना वेंटिकुलाई। ये 3 बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड की ना होकर के सेल्यूलोज से निर्मित होती है। किससे निर्मित होती है? सेल्यूलोज। बाकी सभी बैक्टीरिया में
कोशिका भित्ति सामान्यतः म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। ये कोशिका भित्ति का फंक्शन क्या होगा इस बैक्टीरिया में? तो ये पहला सुरक्षा प्रदान करना, विभिन्न प्रकार के बायोटिक और एबायोटिक घटकों के प्रति जीवाणु कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त कोशिका भित्ति दृढ़ होने के कारण इस जीवाणु कोशिकाओं को एक निश्चित आकार प्रदान करने का कार्य करता है। हालांकि सुरक्षा का सबसे ज़्यादा कार्य कौन करता है? सलाइन ग्लैंड करती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोशिका भित्ति भी यह फंक्शन करना प्रारंभ करती है। तो आज की इस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया है, क्या पढ़ा है? जीवाणु की छोटी सरल प्रारूपिक प्रकार की स्ट्रक्चर, जिसको हम लेबलिंग कैसे करते हैं इसके बारे में, और दूसरा स्लाइम लेयर और सेल वॉल किस प्रकार की बनी होती है इसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे कि इस लिपिड की प्रेजेंस के आधार पर या कोशिका भित्ति की संरचना के आधार पर बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं और ग्राम अभिव्यंजन विधि को आप इस क्लास के साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए। वीडियो को पॉज कीजिए, बोर्ड की समरी को लिखिए, आपके नोट्स धीरे धीरे तैयार होते रहेंगे। थैंक यू।